शायर, लेखक, संवाद लेखक, उपन्यासकार राही मासूम रज़ा की जन्म जयंती है और आज इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वांग्मय पत्रिका अलीगढ़ और विकास प्रकाशन कानपुर, जिनके संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन हो रहा है और 7 दिवसीय व्याख्यानमाला का आज यह अंतिम व्याख्यान है। मित्रों, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे प्रिय लेखक राही मासूम रज़ा पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया आपने। मैं आपसे अपने इस प्रिय लेखक पर किस तरह से बातचीत करूं। मुझे लगता है आज उनकी जन्म जयंती है। जो विषय मैंने चुना, राही मासूम रज़ा, संघर्ष और सृजन। उनके संघर्ष पर कुछ बातचीत करेंगे आधे हिस्से में और आधे हिस्से में उनके सृजन पर। और सृजन में भी बहुआयामी रचनाकार थे वह, तो कुछ एक हिस्सों को लेकर बातचीत किया जाए तो बेहतर होगा। मसलन उनके उपन्यासों पर कुछ बात उनके फिल्म के लेखन और पटकथा लेखन पर, संवाद लेखन पर, और कुछ बातें उनकी कविताओं पर। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि राही मासूम रज़ा पर बातचीत करना 1 घंटे में मुमकिन नहीं है। कुछ एक अंशों पर ही बातचीत की जा सकती है, बहुत विस्तार से तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने राही जी को कैसे देखा, उनकी रचनाओं को किस तरह से मैंने पढ़ा, मैंने उनको कैसे जाना, कुछ एक बातें आपसे शेयर करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरी इन बातों से आप साबका रखते हों या सहमति आपकी हो, लेकिन मैं कैसे राही जी को देखता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, उनके रचनात्मक व्यक्तित्व को कैसे मैं उनकी दृष्टि के साथ कैसे मैं उनको देखता हूँ, इन सब चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं उन्हीं की कविता से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मेरे वतन तेरा शायर हूँ, रंज सहता हूँ, हर एक शक्ल में हर घर में जाते रहता हूँ। एक ऐसा रचनाकार, जिंदा दिल रचनाकार, जिंदा दिल इंसान, स्वप्नदर्शी, अपने परिवेश से प्यार करने वाला, अपने देश से प्यार करने वाला, अपने लोगों को प्यार करने वाला, अपनी स्थानीयता से प्यार करने वाला। और इन सब के बीच में आप ध्यान दीजिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो लगातार बेचैन, जिसके अंदर कहीं कोई बेचैनी लगातार बनी रही। मित्रों, वो बेचैनी लगातार उनकी जीवन भर उनके साथ रही। उनको जोड़ा जाता है कबीर के साथ, प्रेमचंद के साथ। कबीर का व्यक्तित्व उनके साथ बहुत मिलता जुलता है। कबीर का जो फक्कड़ अंदाज है कहने का, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। ये एक फक्कड़ाना अंदाज कबीर का, ये फ़कीराना अंदाज राही जी का भी था। लेकिन राही जी अंदर से एक बेचैनी उनको लगातार किस तरह से सालती थी। ये बेचैनी क्यों थी? क्योंकि जिस देश में वो पैदा हुए, जिस समाज में वह रहे, लगातार उनको अपनी उपस्थिति के बारे में, अपने होने के बारे में किस तरह से लगातार उनको बताना पड़ा कि हाँ, मैं इसी देश का हूँ, मैं इसी समाज का हूँ। और एक बात ज़रूरी है कि राही मासूम रज़ा को देखने की बहुत सारी दृष्टियाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है राही जी की वह दृष्टि मेरे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि राही मासूम रज़ा जब सांप्रदायिकता पर बातचीत करते हैं, हिंदू मुसलमान संबंध पर बातचीत करते हैं, अपनी स्थानीयता पर बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर कोई भावुक दृष्टिकोण नहीं है उनका। वो बेहद बौद्धिकता के साथ बातचीत करते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बातचीत करते हैं। और ये जो बौद्धिकता और जिम्मेदारी है, उसके अंदर एक सांद्रता है, संवेदना है, और ये शक्ति उनको अपने स्थानीयता से मिलती है। वो गंगौली गांव, जो गाज़ीपुर का उनका गांव, जिस पर उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास लिखा आधा गांव, वो सदैव उनके साथ रहा।
उनके साथ गंगा नदी साथ में थी, उनके साथ उनके दोस्त और यार थे। कहा जाता है कि वह 3 लोगों को विशेष रूप से 3 चीज़ों को याद करते हैं। 3 माएँ उनकी हैं, एक माँ जिसने उनको जना, एक गंगा नदी, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भी वह याद करते हैं जिसने उनको बनाया। मित्रों, उनके बारे में बहुत सारा लेखन हुआ है। एक संस्मरणात्मक लेखन का जिक्र मैं करके इस बात की शुरुआत करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ कि शिव कुमार मिश्र ने संस्मरणात्मक तरीके से उनको याद किया है और बहुत खूब लिखा है। इन पंक्तियों से वो चीज़ें दर्ज होती हैं, राही का जो व्यक्तित्व है वो उभरता है। वह लिखते हैं कि गंगा की गोद में पले और बढ़े, गंगा उनकी शिराओं में रक्त की तरह बहती थी। वे गंगा के बेटे थे, महाभारत के भीष्म की तरह। शायद इसीलिए महाभारत का संवाद लिखते समय भीष्म ही उनकी चेतना में रहे। राही ने एक जगह लिखा है, उनकी 3 माएँ हैं। एक माँ जिसने उन्हें, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसने उनका निर्माण किया, उन्हें वह कुछ बनाया जो वह थे, और एक वह गंगा जिसकी लहरों में, जिसके हवा पानी में, जिसकी संगत में उनका बचपन बीता था। उनके गांव का नाम भी गंगौली अर्थात गंगा का गांव। वे इन तीनों माँओं के ऋणिया थे। वे इनके ऋणिया बने रहना चाहते थे। ऋणिया मतलब ऋणी थे। मित्रों, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं राही साहब के बारे में शिव कुमार जी ने। ये बात सही है कि वह इन तीनों ऋण के साथ, अब ये सत्य है कि माँ के ऋण के से कोई उबर नहीं सकता। उनकी रगों में गंगा नदी की वो लहरें, गंगौली का वो गांव, ये सारी चीज़ें किस तरह से रचे बसे थे। और वो जब लिखते हैं अपने लेखन में इन सारे तंतुओं को, इन सारे चीज़ों को जिस तरह से पिरोते हैं, तो वो आप पढ़ें तो वो दर्द, वो करुणा, वो सारी चीज़ें आपको, वो प्रेम, वो लगाव आपको दिखाई देगा। आधा गांव उपन्यास के भूमिका को अगर आप पढ़िए तो कैसे एक रचनाकार अपनी स्थानीयता से जुड़ता है, अपने गाँव से कैसे मोहब्बत करता है, उसके साथ कैसे जुड़कर उन सारी चीज़ों को जिस तरह से वो रचते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात फिर बता दूँ कि राही मासूम रज़ा बार बार इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे, और आधा गांव में उन्होंने दिखाया भी है कि कैसे हिंदू और मुसलमान इस देश के थाती की तरह रहते हैं। इसके बारे में अक्सर 2 दृष्टियाँ दिखाई देती हैं। एक वह दृष्टि जो बार बार हिंदू मुस्लिम सामाजिक संस्कृति की बात करते हुए भावुकता की बात करते हैं। मित्रों, यहाँ ध्यान देने की बात है, राही मासूम रज़ा इस भावुक दृष्टि से इस सामाजिक संस्कृति को नहीं देखते। वो कहते हैं कि ऐसी भावना की ज़रूरत क्या है। असल में हिंदू और मुसलमान यहाँ अलग हैं ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक आबो हवा के साथ कैसे रहते हैं। अब बार बार वो जो गंगा जमुनी तहजीब की बातचीत की जाती है, उस तहजीब को वो कैसे जीते हैं, उस पर किसी को व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। और जब बार बार वो ये इस चीज़ के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि मुझे क्यों बताना पड़े कि मैं इस देश का मुसलमान हूँ, मैं इस देश में गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ, मैं गंगौली गांव का रहने वाला हूँ, मैं कहीं और क्यों जाऊँ। बार बार इस चीज़ की ताकीद करते हैं। इसके बारे में जब बताते हैं तो स्पष्ट होता है कि उनके अंदर की वो चेतना जो इस दृष्टिकोण के विरोध में जाती है कि हिंदू और मुसलमान को उस भावुक नज़र से भी न देखा जाए और उस नज़रिए से भी न देखा जाए कि दोनों अलग अलग हैं। वो दोनों चीज़ों का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ की सरजमीन में ये दोनों पले बढ़े हैं, यहीं से इनका विकास हुआ, सदियों से रह रहे हैं। जैसे एक परिवार और समुदाय में लोग आपस में रहते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनके साथ आप ध्यान दीजिए कि उनका झगड़ना, उनका जुड़ना, उनका प्रेम, उनका मोहब्बत आपस में कैसे होता है, और अपने दुख दर्द को आपस में कैसे बांटते हैं, अपनी समस्याओं को आपस में ही कैसे निपटाते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर वह अपनी रचनाओं में इस चीज़ को दर्ज करते हैं। उनकी उस रचनात्मकता के बारे में ये पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि आप ध्यान दीजिए कि जब वह लिखते हैं कि मैं तो गंगौली का हूँ, गंगौली को जानता हूँ, गाज़ीपुर मेरे लिए एक शहर, या गंगौली बस मेरे लिए गांव नहीं है, यह मेरा शहर है, मेरा गांव है, और मेरा मतलब समझ गए।
होंगे आप। नीचे वो जो पंक्तियाँ लिखते हैं उसमें उनका जो दर्द है, लेकिन उस दर्द के साथ उनका जो रिश्ता बनता है उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण है यह जो व्यक्त करते हैं राही जी। वो जब कहते हैं कि जनसंघ का कहना है कि मुसलमान यहाँ के नहीं हैं, मेरी क्या मजाल कि मैं उसे झुठलाऊं, मगर यह कहना ही पड़ता है कि मैं गाज़ीपुर का हूँ, गंगौली से मेरा संबंध अटूट है। वह एक गांव ही नहीं है, वह मेरा घर भी है। घर यह शब्द दुनिया की हर बोली और भाषा में है, और भाषा में यह उसका सबसे खूबसूरत शब्द है। इसलिए मैं उस बात को फिर दोहराता हूँ, मैं गंगौली का हूँ क्योंकि वह मेरा घर है, क्योंकि यह शब्द कितना मजबूत है और कोई तलवार इतनी तेज़ नहीं हो सकती कि इस क्योंकि को काट दे। और जब तक यह क्योंकि ज़िंदा है, मैं सैयद मासूम रज़ा आब्दी गाज़ीपुर का ही रहूँगा, चाहे मेरे दादा कहीं के भी रहे हों। और मैं किसी को यह हक नहीं देता कि वह मुझसे कहे कि राही कि तुम गंगौली के नहीं हो। इसलिए गंगौली छोड़कर मिसाल के तौर पर रायबरेली चले जाओ, क्यों चला जाऊं साहब मैं तो नहीं जाता। इन शब्दों में वो अपने उस गांव से, अपने उस देश से, अपनी उस स्थानीयता से जो मोहब्बत की बात करते हैं, उसके साथ जुड़ाव की जो बातचीत करते हैं। और ये कहते हैं कि वो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो राजनीति के ठेकेदार हैं, जो देश के ठेकेदार हैं, जो बार बार लोगों को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर बांटना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ज़मीन तुम्हारी नहीं है। ये नदी उनका बस चले तो वो नदियों पर भी पेटेंट करा लें, वो हवाओं पर पेटेंट करा लें और बताएं कि ये तुम्हारे हिस्से की हवा नहीं। असल में इस विचार के विरोधी थे राही जी का पूरा रंज। खूबसूरत जो संदर्भ है आप पढ़ें तो उसमें बार बार ये वैचारिकी आपको नज़र आएगी, लेकिन वो टीस भी नज़र आएगी। मित्रों, राही के पूरी रचनात्मकता में एक करुणा आपको दिखाई देगी, और वो करुणा तब पैदा होती जब अपने जन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपने लोगों के साथ जब आप मोहब्बत करते हैं और उस बने बनाए ढांचे के साथ जब बातचीत की जाती है तो कैसे उसमें जो विखंडनवादी शक्तियां हैं कैसे उसको खंडित करने की कवायद करती हैं, तो एक प्रतिरोध कैसे अंदर से उपजता है। और यह दर्द आप ध्यान दीजिए कि ये स्वाभिमान के साथ जब वह कहते हैं, ये अभी जो वक्तव्य मैंने पढ़ा कि वो ठसक, वो स्वाभिमान, अपने होने का गौरव, इसका कोई प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं। वो बार बार ये कहते हैं। यही चेतना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब बार बार धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कैसे कौमों को बांटा जा रहा है, हमारे यहाँ की उस पूरी परंपरा को कैसे छिन्न भिन्न किया जा रहा है, इन संदर्भों में राही को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है मित्रों। और वो जो संघर्ष की जो चेतना उनके जीवन में रही, वह संघर्ष, वह स्वाभिमान, वह करुणा उनके जीवन, वो बेचैनी उनके जीवन का सकारात्मक पक्ष है। उसी को लेकर वो जिंदा रहे और वो अपने स्थानीयता और अपने पूरे परिवेश के प्रति उस लगाव के साथ वो बातचीत करते हैं। वो प्रेम को पसंद करते हैं, वो संवेदना को पसंद करते हैं, वो उस ज़मीन को पसंद करते हैं जिसमें इन सारी संकीर्णताओं से उबरने की बातचीत की जाती है। वो किसी भी प्रकार की कट्टरता का समर्थन नहीं करते, उससे घोर घृणा करते हैं। और आप ध्यान दीजिए, लेकिन वह अपने उन भोले भाले लोगों से, उन पात्रों से बेतरह मोहब्बत करते हैं जो गांव गंगौली के हैं या उस आसपास के लोगों से मोहब्बत करते हैं। वो अपने दोस्त से मोहब्बत करते हैं जो पूरा 100 आने का जो दोस्ती निभाने वाले लोग हैं, उनको वो मोहब्बत करते हैं। कुंवरपाल जी उनके सबसे अच्छे दोस्त, जिनको उन्होंने आधा गांव समर्पित किया है और लिखा है आधे गांव के पूरे दोस्त कुंवरपाल सिंह। इस तरह से भारतीय चेतना में जो दोस्ती है, प्रेम है, जो संबंध है, जो विचार है, जो फक्कड़पन है, जो मस्ती है, उन सब को लेकर जीने वाला एक लेखक। लेकिन तमाम सारी उन शक्तियों से जो लगातार देश को बांट रही थीं, उनसे कैसे बेचैन थे उन चीज़ों से वह। मित्रों, यह संघर्ष उनका, अलीगढ़ में वो गए,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कैसे उन्होंने उच्च अध्ययन प्राप्त करते हुए वहाँ उर्दू विभाग में अध्यापन शुरू किया। लेकिन जैसा कि ईमानदार लोगों को सब जगह ईमानदार लोगों को पचा नहीं पाती ये दुनिया। और उच्च शिक्षा में तो बहुत सारे उदाहरण आपको देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ले लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आप नामवर सिंह को ले लीजिए कि कैसे जो उन्मुक्त हंसी होती है, जो उन्मुक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उसको जो प्रतिक्रियावादी होते हैं, जो पोगापंथी होते हैं, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं। और मित्रों, ये कहने में मुझे कोई ओरेस नहीं कि विश्वविद्यालयों में इनकी संख्या ज़्यादा होती है, उच्च शिक्षा में ज़्यादा ये लोग दिखाई देते हैं। ये संदर्भ अगर आप देखें तो उन संदर्भों के साथ अगर आप राही जी को पढ़ें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल बनाया गया कि वो उनको छोड़कर जाना पड़ा बम्बई। लेकिन ये बात सही है कि बम्बई वो गए तो ठीक गए बम्बई हुआ। अगर वो बम्बई न जाते तो शायद वह व्यक्तित्व राही का ना दिखाई देता जो बम्बई जाने के बाद महाभारत की जो पटकथा लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, जो महाभारत की तमाम सारी फिल्मों के संवाद और पटकथा लिखते हैं, नीम का पेड़ जैसा वो सीरियल बनाते हैं। ये ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है। और इन संदर्भों के साथ अगर आप बातचीत करें तो राही के पूरे व्यक्तित्व का एक जो स्वरूप बनता है, जो संघर्ष उनका दिखाई देता है, उन संदर्भों को हम कई कोणों से देख सकते हैं। मैं आपसे बातचीत करूं, उसका जो अगला सोपान कि उनकी रचनाओं के तई मैं बातचीत करना चाहता हूं आपसे। उन रचनाओं को कैसे देखा जाए, किस नज़रिए से पढ़ा जाए, उनके साहित्य और सिनेमा संबंधी दृष्टिकोण पर बातचीत की जाए, जिसकी बहुत ज़रूरत है आज। मैं कुछ कतरा बातचीत आपसे कर रहा हूँ, बिखरी बातें करूँगा। मैंने बताया कि बहुत विपुल लेखन है राही साहब का। मित्रों, सृजन धर्मिता पे बातचीत करिए तो 3 आयाम बनते हैं। तो उपन्यासों का, दूसरा पटकथा लेखन, संवाद लेखन का, और तीसरा कविता का। मैं इन तीनों पर थोड़ी बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। सृजन में, कथा साहित्य में जो उपन्यास लेखक के रूप में पहला ही उपन्यास जो 1966 में प्रकाशित हुआ, आधा गांव, उससे वो चोटी के लेखक बन गए हिंदी के। मित्रों, आधा गांव 1966 में, टोपी शुक्ला 1969 में, हिम्मत जौनपुरी 1969 में, ओस की बूंद 1970 में, दिल एक सादा कागज़ 1973 में, सीन 75 1977 में, कटरा बियारजू 1978 में और असंतोष के दिन 1986 में। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इसके साथ उनके दोस्त, अजीज़ दोस्त कुंवरपाल जी ने उनकी रचनाओं का संपादन किया, जिसमें लगता है बेकार गए हम, सिनेमा, समाज और साहित्य, खुदा हाफिज, कहने का मोड़ और क्रांति कथा, ऐसी रचनाओं का वो संपादन करते हैं। और उनकी कविताओं का जो संग्रह है, शीशे के मका वाले, गरीबे शहर और क्रांति कथा, ये उनके कविता संग्रह हैं। मित्रों, कविता में वह उर्दू कविताएं लिखते थे, उर्दू को महत्वपूर्ण स्थान उसमें देते थे। लेकिन वो इन रचनाओं में, जो मैंने कथा साहित्य में कैसे वो जितने उर्दू के लेखक थे, वो उतने ही हिंदी के बड़े लेखक थे, चोटी के लेखक। एक ऐसा लेखक जो परिवेश के साथ भाषा को ईजाद करता है। अब देखिए कि एक ही रचनाकार में भाषा के कितने रूप दिखाई देते हैं। आधा गांव में गंगौली की जो भोजपुरी, उर्दू और हिंदी का जो मिश्रित भाषा का स्वरूप है, वो आपको दिखाई देगा। कविता में उर्दू की खूबसूरत शायरी आपको दिखाई देगी, उर्दू अदब की खूबसूरत भाषा आपको दिखाई देगी। उपन्यासों में अलग अलग परिवेश के साथ वो भाषा जिस तरह से रचते हैं। संवाद में महाभारत की जो पटकथा उन्होंने लिखी, उसमें जिस तरह से तत्सम और संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया, जो पानी की तरह बहती हुई भाषा है, एक ऐसी भाषा कि जिस पर पूरी जनता फिदा हो गई, उसके एक एक संवाद पर, उसके एक एक डायलॉग पर। नीम का पेड़ की जो भाषा, जिसमें अवधी और भोजपुरी का जो मिश्रण है, वो आपको दिखाई देगा। एक रचनाकार अपनी स्थानीय बोली से कैसे प्यार करता है। मित्रों, मैं कहूँ कि हिंदी के असली लेखक अगर राही मासूम रज़ा हैं तो गलत न होगा। हिंदी की उस विरासत के लेखक जिसमें कबीर लिखते हैं, जिसमें अमीर खुसरो लिखते हैं, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी जिस भाषा में लिखते हैं, बाद के दौर में प्रेमचंद जिस भाषा में लिखते हैं। प्रेमचंद की भाषा आप ध्यान दीजिए कि पढ़िए, प्रेमचंद ऐसी हिंदुस्तानी भाषा में लिखते हैं जो आम फहम ज़बान है। लेकिन राही मासूम रज़ा इनसे भी आगे थोड़ा इस मायने में हैं कि एक तरफ रेणु का जो मैला आंचल जिस स्थानीय बोली बानी में लिखा गया, उसकी चाशनी के साथ
प्रेमचंद की उस परंपरा को अपने में संजोते और समोते हुए एक ऐसी भाषा निर्मित करते हैं राही मासूम रजा, जिसे हिंदुस्तान की ज़मीन की भाषा कहा जाता है, जिसे हिंदी कहा जाता है। हिंदी साहित्य, हिंदी असल में एक हिंदी नहीं है। अभी पिछले व्याख्यान में बहुत सुंदर हिंदी उर्दू के साझा विरासत पर बातचीत हुई। असल में हिंदी हम जब कहते हैं तो वो हिंदी खड़ी बोली नहीं है। हिंदी एक समुच्चय है भाषाओं का, संश्लिष्ट भाषा है जिसमें बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारा अदब है उसका। राही मासूम रजा उस अदब के लेखक हैं, उस भाषा के लेखक हैं जिसमें स्थानीय बोली बानी का रस दिखाई देता है। और इन सारी चीज़ों को आप देखें कि एक चीज़ बार बार जिसकी पक्षधरता वो करते हैं, वो पक्षधरता करते हैं कि भाषा का कोई मानक रूप वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं भाषा की बातें जिस तरह से विकसित होते हुए क्रम में बढ़ती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें। वो भाषा के बारे में आप ध्यान दीजिए कि उर्दू के बारे में भी मजाक उड़ाते हैं कई जगह। वो कहते हैं कि उर्दू क्या होती है, उर्दू उस अदब की भाषा है जो इलीट वर्ग की, उर्दू की उस भाषा का वो प्रयोग करते हैं जो आम फहम में जनपदीयता के साथ रच बस के आगे बढ़ती है। मैं आपको बहुत सारे रूप हैं लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उन संदर्भों को अगर आप पढ़ें तो बहुत खूबसूरत। मैं कथ्य पर आने से पहले इस भाषा पर बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। आप देखें कि आधा गांव उपन्यास पढ़िए, जो हिंदी जिसका जो भाषिक कलेवर है, जो संश्लिष्ट भाषा का जो प्रयोग करते हैं, जो हिंदी जात की असली भाषा है, हिंदी जातीय चेतना की भाषा जिसे रामविलास शर्मा सब प्रयोग करते हैं, वो असल देखना हो तो आपको राही मासूम रजा के आधा गांव में दिखाई देगा। आधा गांव में आप देखें कि कैसे फुन्नन मियाँ और वाहिद मियाँ आपस में संवाद करते हैं, और फुन्नन दा कैसे उस देशज भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वाहिद दा कैसे उस उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। इस पर व्यंग किया है राही जी ने। मैं वो संवाद पढ़ता हूँ आपके सामने। ई का भाई तू यहाँ कैसे बैठ गयो, अरे कहीं और बैठ जाओ, फुन्नन दा ने कहा। क्यों बैठ जाऊं मैं कहीं और, वाजिद दा ठेठ उर्दू में बोलने लगे। हाय लो तू तो लगे उर्दू बोले। आप ध्यान दीजिए कि यह रंगत है भाषा की। संवादों के माध्यम से भाषा का एक विमर्श खड़ा करते हैं राही मासूम रजा, और वो बताते हैं कि जो देशज अंदाज है, देश की जो बोली बानी है, जो स्थानीयता का रंग है, जो रस है, उसे आप आंचलिक भाषा के संदर्भ में नहीं ले सकते। वो कैसे रची बसी है राही के पूरे जहन में, उनके पात्रों में, और वो मजाक उड़ाते हैं। असल में उस लोक से, उस शास्त्र का भी मजाक उड़ाते हैं, उस इलीटनेस का मजाक उड़ाते हैं, उस वैचारिकी का वो मजाक उड़ाते हैं। इसी से वो एक नया विमर्श खड़ा करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि सांप्रदायिकता को लेकर, विभाजन को लेकर भाषा से वो बातचीत करते करते कैसे राजनीति तक प्रवेश करते हैं। उस राजनीति में जिसमें पाकिस्तान भारत का विभाजन हुआ, और पाकिस्तान के विभाजन के वो पक्षधर नहीं थे शुरू से अंत तक, उस विचार का विरोध वो करते हैं। उनके पात्र आधा गांव में आप पढ़ें तो बार बार अपनी स्थानीयता को लेकर जो बातचीत करते हैं। मित्रों, विभाजन की त्रासदी पर यूं कि झूठा सच, तमस जैसे उपन्यास लिखे गए हैं, महाकाव्यात्मक अवदात से भरे हुए उपन्यास हैं, लेकिन जो रंग विभाजन की त्रासदी का ज़मीनी तरीके से यहाँ के रंगो आब के साथ प्रस्तुत करते हैं राही मासूम रजा, वो और उपन्यासों में शायद उस तरह से दिखा, और उपन्यासों में थोड़ा राजनीतिक वैचारिक चेतना के साथ उसको दर्शाया गया है। लेकिन इस उपन्यास में आप देखें कि एक कैसे भोजपुरी इलाके के एक गांव की कथा से वो बड़ा विमर्श कैसे रचते हैं। उस विमर्श के साथ वो जब खड़ा करते हैं, वो जो बताते हैं कि कैसे एक ऐसा गांव है जिस गांव में हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। मुसलमान और हिंदू सामंती चेतना के, उस जाति चेतना के साथ ही रहते हैं, और उस झगड़ों के साथ वहाँ पर प्रेम भी है, मोहब्बत भी है, मक्कारियाँ भी हैं, छल भी है, तंज भी है, गरीबी भी है और अमीरी भी, सब कुछ एक साथ दिखाते हैं। और इससे हिंदुस्तान का जो जीवन उपजता है, हिंदुस्तानी जीवन की जो सौंदर्य उपजता है, आप देखें कि उसको रचने की इस उपन्यास में जिस तरह से जो रचते हैं राही, अद्भुत है वह, बहुत क्लासिक है वह। और इस बीच में वो जब संवादों के माध्यम से, आप ध्यान दीजिए, संवाद बड़े सहज सरल भाषा में हैं,
लेकिन उन संवादों में बड़ी वैचारिकी है। एक रचनाकार बड़ा रचनाकार तभी कहलाता है कि जब परिवेश और पात्रों के भीतर से वह विचार पैदा करे, थोपे ना उस पर, और उसके संदर्भ में अगर आप बातचीत करें तो कैसे, आप ध्यान दीजिए कि हिंदू मुस्लिम सामाजिक संस्कृति की दुहाई देने वाले, संश्लिष्ट संस्कृति की दुहाई देने वाली जो चेतना है, ये बात सत्य है कि भारत में उस चेतना के बारे में बातचीत करते हुए ये बार बार देखिए कि मध्यकाल की उस संस्कृति को कैसे याद करते हैं। इसीलिए 1857 पर उन्होंने महाकाव्य लिखा। 1857 के बारे में बातचीत वो करते हैं। मैं उस पर तफसील से अभी विस्तार से कविता पर बात करते हुए करूंगा आपसे बात, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि कैसे वो जो कंपोजिट कल्चर है हिंदू और मुसलमान का, जो मध्यकाल से चलता है, उस मध्यकाल से जो जिसे सामाजिक संस्कृति कहते हैं, जिसे संश्लिष्ट संस्कृति कहते हैं, बार बार उसकी दुहाई देते हैं, उस जमीन से विकसित होते हुए आगे कैसे बढ़ता है उसको रचते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने के बाद कैसे वो भाषा में से लेकर जातीय संस्कारों से लेकर रणनीतिक तरीके से कैसे वो बीज बोया गया, उसका प्रतिरोध कैसे इस उपन्यास में वो रचते हैं, और उसके शिकार कैसे हमारे यहाँ की हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान वो लोग होते हैं जिन्हें सत्ता चाहिए थी, जिन्हें शासन चाहिए था, लेकिन इसका विरोध वो करते हैं, उन आम नागरिकों से वो विरोध कराते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें हमारा गांव चाहिए, हमें हमारी स्थानीयता चाहिए जिसमें हम आपस में खूब झगड़ रहे हैं, लेकिन जैसे कि गांव की वो कहावत कि जिसमें आपस में लोग लड़ते तो हैं लेकिन तीसरा जब आता है तो दोनों मिलकर उसको डांटते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे आए, हम आपस में हम झगड़ा करते हैं तो निपटा लेंगे। ये आप ध्यान दीजिए कि इसको रचते हैं अपने उपन्यास में, और इन संदर्भों को पढ़ने के लिए उस उपन्यास के अंदर आप जाइए तो जो विमर्श खड़ा करते हैं वो सांप्रदायिकता के खिलाफ, उस विभाजन की त्रासदी के खिलाफ, उस ज़मीनी तौर पर जो त्रासदी विभाजन की सांप्रदायिकता की हमारे समय में और ज़्यादा दिखाई देती है, उसके खिलाफ खड़े प्रतिरोध की वो संस्कृति रचते हैं। राही साहब, आप पढ़ें उन तर्कों को, जैसे कि आधा गांव का छिकुरिया चमार जब यह कहता है कि जहां फुन्नन मियाँ का पसीना गिरी वहां समूची टोली मर न जाई, ऐसे वाक जिसमें आपस में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वो भले आपस में लड़ाई कर लें लेकिन एक दूसरे पर जान देने पर आमादा है समय आने पे। इसी तरह से ठाकुर साहब, सामंती चेतना को द्योतित करने वाला वो व्यक्ति, लेकिन जब वह कैसे जब प्रहार होता है, जब वैमनस्य पैदा होता है, उसमें जब वो कहते हैं, वो कोट करने लायक वो वक्तव्य है, का नवा खाली हई बफतिया औरी हई दिलबरवा औरी हई कलुआ, हिंदू स्त्रियन के खराब कहले बाएं, बड़ा बहादुर भव्वा लोगन और हिंदू मर्यादा का ढेर ख्याल बाए, तो तुम्हारे लोगन के तक कलकत्ता लौट जाए के चाहिए, हियाँ का धरल बा। आप ध्यान दीजिए कि उन तमाम शक्तियों के खिलाफ ये वक्तव्य है किसका, राही साहब का। वो उस सामंती चेतना की जो सामुदायिकता है उसको वो पकड़ते हैं, वो अमानवीय नहीं है, असल में अमानवीय है धर्म और राजनीति की वो ताकत जो गठजोड़ के साथ हिंदू और मुसलमान को अलग कर रही है। आज वो शक्तियां और भी ज़्यादा दूसरे रूपों में संस्कृति की और धर्म की दुहाई देकर किस तरह से लोगों को अलगा रही हैं। मित्रों, राही साहब की जो बेचैनी थी, अगर आज वो जिंदा होते तो और भी ज़्यादा बेचैन होते। आज के समय और समाज को देखकर हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग, आसपास का पूरा परिवेश, हमारा शिक्षा, हमारा पूरा परिवेश अगर आप देखें तो कैसे इस वैमनस्य से भरा हुआ है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सांकेतिक ढंग से ही कह रहा हूँ कि ये सारे तत्व ये उपन्यास में जिस तरह से वो रचते हैं, इसका कहने का मतलब कि ये आप ध्यान दीजिए कि ये विश्वसनीयता के साथ जब वो कहते हैं तो उसको आप दूसरे विमर्शों के साथ भी देख सकते हैं। आधा गांव एक ऐसा उपन्यास है जिस वो पूरेपन के साथ इन सारी बातों को रखते हुए भी कैसे स्त्री विमर्श के बारे में बातचीत करता है, दलित विमर्श पर भी बातचीत वह करता है।
उस समस्याओं के बारे में भी बातचीत वह करता है, उस जातीय चेतना के बारे में बातचीत करता है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा विमर्श वह उपन्यास खड़ा करता है कि सांप्रदायिकता और विभाजन की तमाम सारी जो शक्तियाँ स्थानीयता के उस रंग को, उस आबो हवा को, उस ज़मीन को, उस मजबूती को ख़त्म नहीं कर सकती, जो बार बार जो शक्ति के साथ, जिस ठसक के साथ रचते हैं। इस उपन्यास में उन्होंने पात्रों और घटनाओं के मार्फत यह दिखाया है कि कैसे मुहर्रम पूरे उपन्यास में दिखाई देता है। मुहर्रम बलिदान और त्याग का वो जश्न होता है। आप ध्यान दीजिए कि उसमें सारे समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में कैसे उस जलसे में शामिल होते हैं, और वो त्याग और बलिदान, इसीलिए पूरे उपन्यास का जो आधा गांव है वो व्यंजित जिस तरह से करते हैं राही मासूम रजा की। ये बात सही है कि हिंदुस्तान आधा है, आधा ये गांव भी हो रहा है, और पूरा तो तब होगा कि जब वह संस्कृति जो लगातार, वो चेतना जो लगातार जीवन में पैवस्त है, उसके साथ हम जीते हुए आगे बढ़ेंगे, तब वह दिखाई देगी हमें। उसके साथ आगे बढ़ने की ये आप ध्यान दीजिए कि इन सारे तंतुओं पर, इन सारी चीज़ों पर वो चोट करते हैं, अब बहुत करीने से अपनी कथाओं में उन चीज़ को बुनते हैं। मैं उपन्यास पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा मित्रों, हर उपन्यास पर अलग से वक्तव्य देने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात सही है, किसी आलोचक ने कहा कि राही मासूम रजा आधा गांव उपन्यास रचने के बाद जीवन भर आधा गांव को रचते रहे। थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन बात सही है कि आधा गांव में जो विषमताओं, विसंगतियों के बारे में, जिस त्रासदी के बारे में, जिस सांप्रदायिक विभाजन की त्रासदी के बारे में, जाति विभाजन की त्रासदी के बारे में, वो जिस चीज़ को रचते हैं वो पूरे देश और समाज की संश्लिष्ट संस्कृति को उसमें रचने का वो प्रयास करते हैं। उन विडंबनाओं को जो रचते हैं वो समय और समाज के साथ किस तरह वो आगे दिखाई देती हैं, वो उनके सारे उपन्यासों में आप देखें कि हिम्मत जौनपुरी, टोपी शुक्ला या कटरा भी आरजू, इन सारे बिंदुओं में उसका विस्तार वो करते हैं। कहीं इमरजेंसी का जिक्र आता है। हिंदू और मुसलमान के आपस में संबंध को लेकर वो जीवन भर रचते रहे, और उस चीज़ की शिनाख्त वो करते रहे जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन दोनों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम अलग अलग हैं और हमें इस तरह से होना चाहिए। हिंदुओं को मुसलमानों पर दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और मुसलमानों को हिंदुओं पर दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये जो मनोभूमि है, वो चेतना, इसके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। और इसीलिए बार बार, कई बार ये सत्य है कि वो उस संस्कृति जिसकी दुहाई दे के बार बार, और इसी चीज़ को समझ कर आप ध्यान दीजिए कि उन ताकतों का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी औपनिवेशिक ताकतें, कि हिंदू और मुसलमान यहाँ पर कैसे आपस में साझा विरासत के साथ रहते हैं, इनको अलगाना बड़ा मुश्किल है। तो भाषा के माध्यम से, और धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से उन्होंने उनको अलगाने की कोशिश की। ये सारी बातें आप इसके संदर्भ में देख सकते हैं। आप ध्यान दें कि मैं और बहुत सारी बातें इन संदर्भों में रखना चाहता हूं, लेकिन मैं उनको छोड़ रहा हूं। मैं कुछ और संदर्भ लेते हुए बातचीत करता हूं मित्रों, कि इस पूरे संदर्भों के साथ राही मासूम रजा के कथा साहित्य को पढ़िए। तो एक और बात मैं यहाँ ज़रूरी कह दूँ कि राही मासूम रजा का जो कथा रचना दृष्टि है, उन्हें उत्कृष्ट रचनाकार के रूप में कैसे याद किया जाता है। एक और मिथक तोड़ते हैं राही मासूम रजा। राही साहब भारत में जो मुख्य धारा का साहित्य है और लोकप्रिय धारा का साहित्य है, उन दोनों की खाई को पाटने की कोशिश करते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि लोकप्रिय साहित्य का अपना महत्व होता है और जो मुख्य धारा का साहित्य उसका अपना महत्व होता है। मामला ये है कि शुद्धतावादी नज़रिया नहीं होना चाहिए। परिवेश के साथ भाषा का निर्माण होना चाहिए, कथ्य का निर्माण होना चाहिए। आपको याद होगा कि कैसे एक दौर में वह 3-3, 4-4 दिन में कैसे बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख दिया करते थे। लेकिन जब वह आधा गांव रचते हैं तो साल भर से 3 साल लगाते हैं, वो ज़्यादा समय लेते हैं। तो उनका ये कहना था। इसी तरह से जब वो पटकथाएं लिखते हैं या सिनेमा के बारे में बातचीत करते हैं, तो ये सारी बातें करते हुए ये ध्यान रखिए, उनका एक व्यक्तित्व जो कथाकार का व्यक्तित्व है, जो उत्कृष्ट रचनाकार का व्यक्तित्व है, उसको लेकर वो शुद्धतावादी नज़रिए से बम्बई नहीं गए। इसीलिए अपने उस व्यक्तित्व को भी बचा के रखा उन्होंने, और वहाँ पर भी अपनी छाप छोड़ी।
इसको ऐसे भी कहा जाए कि बहुत सारे रचनाकार गए बम्बई संस्कृति में, उस फिल्मिस्तान में, जहाँ पर वो बड़े रचनाकार के पूरे वजूद के साथ गए और वहाँ पर खप नहीं पाए। लेकिन राही साहब गए तो वो उस ठसक के साथ, स्वाभिमान के साथ उस रचनात्मक व्यक्तित्व को भी बचा के रखे और वहाँ पर अपनी छाप उन्होंने छोड़ी। उसके परिवेश के साथ उन्होंने रचा और बड़े धमक के साथ वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उन्होंने। अब यहाँ पर मैं आपके सामने सिनेमा पर बातचीत करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है वो बातचीत जो राही साहब के साथ जुड़ती है। मित्रों, 25 नवंबर 1991 में सिनेमा साहित्य और पाठ्यक्रम नाम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक उनका व्याख्यान हुआ। बड़ा भरा पूरा व्याख्यान है, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है, आपको ज़रूर ये पढ़ने को मिल जाएगा। इस व्याख्यान में बहुत सहज भाव से, एक तो इस व्याख्यान की खूबी ये है कि जिस बात को बड़े बड़े फिल्मकार या फिल्म समीक्षक लिखने के लिए बहुत सारा उदाहरण देते हैं, उसको बातचीत की शैली में, सहज भाषा में, अपने अंदाज में राही साहब ने ऐसा समझाया है कि आप जिसे कहते हैं बाइस्कोप की संस्कृति पूरी समझ में आ जाएगी आपको। और वो जो कहते हैं कि असल लेखक तो निर्देशक होता है और उसके साथ कलाकार होते हैं और अलग अलग जो अवयव होता है उन सब से मिलकर कैसे सिनेमा की संस्कृति बनती है। लेकिन इन सब के बीच में वो बातचीत करते हुए कहते हैं कि सिनेमा को साहित्य के साथ जोड़कर देखना चाहिए। और ये जब वो कहते हैं तो उनका कहने का लहजा इतना सार्थक है कि वो बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता के रग रग में सिनेमा बसता है और जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है तो सिनेमा सबसे बड़ा माध्यम, टेलीविज़न से बड़ा माध्यम वो सिनेमा को समझते हैं। सिनेमा का जो कैनवास है उसे बड़ा मानते हैं। टेलीविज़न, आप ध्यान दीजिए, महाभारत जैसा नाटक, महाभारत जैसा मेगा सीरियल्स की जो पटकथा या संवाद लिखने के बावजूद वो सिनेमा को बड़ा कैनवास क्यों देते हैं? इसके पीछे उनकी एक वैचारिक सोच है। वो बार बार ये कहते हैं कि सिनेमा में जो लॉन्ग शॉट होता है, वो जो उसकी बुनावट होती है, उसमें महाकाव्यात्मकता का जो औदात्य होता है, उसमें जीवन को रचने का जो ढंग होता है, वो उपन्यास जैसा होता है। इन सारी बातों को वो इस तरह से कहने की कोशिश करते हैं। और वो ध्यान दीजिए कि एक बात बार बार वो कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी साथियों को, बुद्धिजीवी साथियों को, बुद्धिजीवी व्यंग्य में वो कहते हैं कि ये बुद्धिजीवी साहित्यकार और अध्यापक, खासकर विश्वविद्यालय के अध्यापक, सिनेमा को पाठ्यक्रम में लगाते समय नागभव सिकोड़ते हैं बार बार, इसलिए क्योंकि सिनेमा पाठ्यक्रम में लग जाएगा तो मुख्य धारा का साहित्य हमारा दूषित हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए, इस पर वो कटाक्ष करते हैं उस वक्तव्य में। और ये कहते हैं बार बार, वो कहते हैं कि आपके देखने का नज़रिया विकसित करना पड़ेगा आपको। आप शोले को द्वयम दर्जे की फिल्म क्यों मानते हैं? वो कहते हैं कि शोले कैसे 5 साल एक सिनेमा घर में चलती है तो उसके पीछे की कोई ना कोई संस्कृति ज़रूर है जो उसको, दर्शकों को खींचती है अपनी तरफ। वो आवाज़, वो आक्रोश, वो आवेग, वो करुणा, वो दर्द, वो प्रेम, उसमें सब कुछ झलकता है। वो कहते हैं कि कैसे एक पुलिस अधिकारी संजीव कुमार किस तरह से एक डकैत के हाथ, किस तरह से उसके हाथ काट दिए जाते हैं तो वो सहारा लेता है 2 नामी गिरामी कैदियों से। वो कहता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था से उसका विश्वास उठ चुका है। तो मित्रों, ये जो जनधर्मी चेतना है वो भी यहाँ पर दिखाई देती है, जिसे आंदोलन धर्मिता जिसे कहते हैं। उसे देखने का नज़रिया आपको बड़ा विकसित करना पड़ेगा। इस नज़रिए से वो कहते हैं शोले को देखिए तो एक बड़ी फिल्म आपको, मेगा फिल्म नज़र आएगी। उसे क्यों एक पॉपुलर फिल्म की तरह ही देखते हैं आप? इन सब के बीच में वो बार बार ये कहते हैं मित्रों कि मीर गालिब और तुलसी की तरह ही हमारे फिल्मकारों को याद करना चाहिए, विमल राय को याद करना चाहिए, सत्यजीत राय को याद करना चाहिए, गोविंद निहलानी को याद करना चाहिए। उनके निकट वो जाकर उन्होंने महसूस किया था कि किस तरह से मेहनत के साथ, कितनी वैचारिकी के साथ, उसी बेचैनी के साथ ये फिल्म बनाते हैं बड़े जो फिल्मकार। और ये बात स्पष्ट रूप से उसी वक्तव्य में वो कहते हैं कि जैसे खराब साहित्य और अच्छा साहित्य होता है, वैसे भी अच्छी फिल्में और ख़राब फिल्में होती हैं। आपके अपने नज़रिए से उसे देखने की दृष्टि आप विकसित करिए कि कैसे एक उत्तम फिल्म आपके अंदर व्याप्त होती है। उन संदर्भों को वो लेते हैं। और मित्रों,
ये बड़ी ख़ास बात वो सिनेमा पर इस तरह से रचते हैं, और सिनेमा पर उन्होंने बहुत सारी फिल्में सफल फिल्में लिखी उन्होंने, और उस पर अक्स छोड़ा उन्होंने अपना, और बार बार सिनेमा को साहित्य की कोट में वो रखते हैं, पाठ्यक्रम में लगाने की बात वो करते हैं, और तंज भी कसते हैं कि ये दकियानूसी बुद्धिजीवी लगाने नहीं देंगे। हमें फिर से उस पर विचार करने की ज़रूरत है। 21वीं सदी में सिनेमा जब इतना पॉपुलर और भी ज़्यादा अब दिखाई दे रहा है, उसमें साहित्य के साथ उसे जोड़कर देखने की ज़रूरत है। एक बात तो ये। दूसरी चीज़, महाभारत पर चंद बातें। मित्रों, महाभारत एक ऐसा सीरियल जिसकी जो भाषा है, आप ध्यान दीजिए कि संस्कृत निष्ठ भाषा, तत्समता से भरी हुई भाषा। लेकिन मैं यहाँ याद करता हूँ बाणभट्ट की आत्मकथा को, मैं यहाँ याद कर रहा हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस भाषा को रचते हैं, वो आप पढ़िए उस भाषा को। वो उस भाषा में बाणभट्ट की आत्मकथा जब रचते हैं तो उस युग को रूपायित कर देते हैं। मित्रों, उस युग को रूपायित करने वाले संवाद जब रचते हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ उन पूरे संवादों के मार्फत पूरा चरित्र उभर कर आ जाता है, और उसको गले का हार बना लेती है पूरी जनता। लेकिन वो ताकतों का क्या करेंगे जो बार बार हिंदू और मुसलमान के बीच ही देखना चाहती चीज़ों को। मित्रों, एक संवाददाता ने उनसे एक प्रश्न किया कि आपका यह सीरियल बहुत प्रसिद्ध हुआ है, आप तो मुसलमान हैं, और आप मुसलमान होते हुए इस हिंदू एपिक महाकाव्य पर लिखते हुए आपको दिक्कत नहीं हुई? मित्रों, उनका जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। श्रीमान, मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ, मुसलमान बाद में, रहा सवाल महाभारत का, वह जितना आपका है उतना ही मेरा। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। बार बार इस तरफ इशारा किया जाता है कि रामायण पर कोई मुसलमान क्यों नहीं लिख सकता, महाभारत पर क्यों नहीं लिख सकता। मित्रों, मैं किसी बड़े रचनाकार का साक्षात्कार पढ़ रहा था। उसने कहा कि पाकिस्तान में किस रचना को, प्राचीन रचना को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है कथाकारों द्वारा, तो वहाँ महाभारत का नाम लिया गया, वहाँ रामायण का नाम लिया गया। तो ये रचनाएं किसी एक जाति की तो नहीं हैं। और आप ध्यान दीजिए कि रामायण और महाभारत की यहाँ की जो संस्कृति है और कंपोजिट संस्कृति है, उसमें रामायण और महाभारत में मुसलमान और हिंदू, वो किसी एक जाति की ये सब महाकाव्य नहीं है। साहित्य इन सारी संकीर्णताओं से ऊपर की बात होती है, जिसके बारे में राही मासूम रज़ा ने जब लिखा इस चीज़ को, तो उसे फिर से देखने और समझने की ज़रूरत है। और ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक आम जनता जिस चीज़ को पसंद करती है, आम जनता ये नहीं देखती कि ये राही जी ने लिखा है, किसने लिखा है, उसे वो संवाद पसंद आता है जिसको वो दिल से स्वीकार करती। लेकिन ये जो विवेचक आचार्य लोग हैं, ये बताते हैं कि इसको राही जी ने लिखा है, ये मुसलमान है, इसको फलाने जी ने लिखा है, इनसे बचने की ज़रूरत है। राही साहब के सीने में यही लोग बेचैनी पैदा करते थे। ये जो लोग जो उनके आसपास घिरे रहते थे, जो हमारे आसपास घिरे हुए हैं, ये संकीर्णताओं से भरे हुए लोग, ये चिरकुट मानसिकता से भरे हुए, दरिद्र मानसिकता से भरे हुए लोग, जिनके पास कोई दृष्टि नहीं है, जिनके पास कोई विज़न नहीं है, जिनके पास कोई इतिहास बोध नहीं है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई यथार्थ बोध, जो अपने महाकाव्यों से प्रेम करेगा, जो अपने साहित्य से प्रेम करेगा, मित्रों, वो कैसे इस तरह की बात कर सकता है। और आम जनता, जो भोली भाली जनता है, जो धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर ये बरगलाते हैं ये लोग, उनसे हमें उबरने की ज़रूरत है। राही साहब हमें रास्ता दिखाते हैं, इसके सबसे बड़े गवाह हैं वो अपने रचनात्मक व्यक्तित्व के रूप में। और उन्होंने डंके की चोट पर इसको लिख कर कह के दिखाया। वो किसी से डरते नहीं थे। बार बार वो बेचैनी जो उनकी थी, वो कहते थे कि मैं आरएसएस से नहीं डरता, मैं शिवसेना से नहीं डरता, मैं डरता हूँ बुखारियों से, अपने लोगों से, उन लोगों से जो कट्टरपंथी लोग हैं। इनका मैं क्या करूँ कि जो जीने नहीं दे रहे हैं, हमारी उस कौम को, हमारी उस हिंदुस्तानियत को, हमारी उस संस्कृति में हमें ठीक से जीने नहीं दे रहे हैं। उनसे वो बेचैन थे। उन सारे लोगों के खिलाफ वो लगातार लिखते रहे। मित्रों, ये संदर्भ महाभारत का और फिल्मों का आता है। ये मैं बात अपनी ख़त्म करूं, अंतिम दौर में मैं बातचीत ले जा रहा हूं। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वो अक्स उभारने की कोशिश कर रहा हूं जो राही मासूम रज़ा के रचनात्मक व्यक्तित्व से उभरता है। इस चीज़ को उनकी कविता से हम
थोड़ा समझें उनके कवि व्यक्तित्व का जो रूप है। मैंने जिक्र किया था आपसे कि 1857 पर महाकाव्य लिखा उन्होंने, जो क्रांति कथा नाम से छपा। मैं इस 1857 के संदर्भ में एक बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। मित्रों, हमारे भारत की जो आधुनिकता है, जिसे भारतीय आधुनिकता कहते हैं, इंडियन मॉडर्निटी जिसे कहते हैं, वो उस 1857 से पैदा होती है। भारतीय आधुनिकता में जो आधुनिक आधुनिकता है, उस आधुनिक आधुनिकता के बारे में रामविलास शर्मा जिसके बारे में कहते हैं कि आधुनिकता का जो पहला चरण है वो 1857 है, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा द्विवेदी और चौथा छायावाद। भक्ति काल से जोड़कर उसको देखते हैं। मित्रों, 1857 पर तफसील से लिखने वाले रचनाकारों में सबसे बड़े रचनाकार हैं राही मासूम रजा। वो क्यों 1857 पर इस तरह से लिखते हैं? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर वो लड़ाई लड़ी, वो भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई ही नहीं, भारतीय चेतना की सबसे बड़ी लड़ाई। एक देश जो मध्यकाल से विकसित होते हुए 1857 तक पहुंचा, एक देश जो 1857 से लेकर 1947 तक पहुंचा, जो आज भी विकसित हो रहा है, दोनों में फर्क है। हमारी जो जातीय चेतना है उस 1857 से निर्मित होती। मित्रों, वही आधुनिकता की चेतना हमारे एक महत्वपूर्ण चेतना के रूप में निर्मित होनी चाहिए, जिसकी बात राही साहब करते हैं। 1947 के बाद की जो आज़ादी की चेतना है, जो औपनिवेशिक आधुनिकता से पैदा होती है, वो चेतना हमारे काम की नहीं है। उस आधुनिकता ने कैसे हमें विखंडित कर दिया, हमें कैसे अलग कर दिया, हम कैसे हिंदू मुसलमान में बट गए, हम जातियों में कैसे बट गए, हम धर्म में कैसे बट गए। जबकि 1857 के पहले किस तरह से हिंदू और मुसलमान यहाँ साथ साथ रहते थे, सैकड़ों साल से आपस में रहते थे। और आप ध्यान दीजिए कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ कृषि, व्यापार सबको चौपट किया गया, यहाँ की जाति संरचना को चौपट किया गया, यहाँ के बने बनाए ढांचे को चौपट किया गया, यहाँ साहित्य और इतिहास को देखने के नज़रिए को चौपट किया गया। उसको रचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1857 मात्र एक महासंग्राम नहीं है, वो एक प्रस्थान बिंदु है। उस बिंदु को बार बार वो याद करते हैं कि हमें 1857 की वो चेतना चाहिए। वो चेतना कहीं खो गई है, जिसमें मिलकर कैसे सब लड़े थे। और इन फिरंगियों को धूल भी चटाया था। ध्यान रखिएगा, जीतते जीतते हार गए थे। और वो भी हारे क्यों? कि यहाँ के वही तत्वों की वजह से कि जो निजी स्वार्थ के चलते देश को किनारे रखते हैं, जो आज भी उसी तरह से जी रहे हैं कि जो अगर उनका बस चले तो देश को बेच दें, वो उनके खिलाफ खड़े होते हैं। और मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, उनकी उस नज़्म से कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुनो भाइयों कथा सुनो 57 की, कान खोलकर सुनो कथा है क्रांति के पहले सावन की। जान बेचकर लड़े फिरंगी से धरती के लाल, जख्मों के बाजार खुल गए बिका सरों का माल। इस तरह की कविताएं रचते हैं राही मासूम रजा। मित्रों, उनकी कविता में उनकी चेतना का जो रूप दिखाई देता है, उनकी नज़मों में, उनकी शायरी में, उस भारतीय चेतना के जो पूरी जाति ज़मीन है, जो छांदसिक संरचना है, उस पर वो दोहा लिखते हैं वो। और उनकी कविता में एक कविता है जो बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, जो महादेव और गंगा पर वह लिखते हैं। मित्रों, महादेव उस मिथ की चेतना के सबसे बड़े नायक के रूप में वो याद करते हैं। और वो जब लिखते हैं, वो कविता पढ़ने लायक है और आज के समय में और भी ज़्यादा हमारे लिए प्रासंगिक है कि मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे की असमत लूटो जिसमें मेरी बयाज़ें जाग रही हैं, और मैं जिसमें तुलसी के रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से यह कहता हूँ, मेरा भी एक संदेशा है, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी नस नस में गंगा का पानी दौड़ रहा है। उस जोगी से कहो महादेव, अब इस गंगा को वापस ले लो, यह म्लेच्छ तुर्कों के बदन में गाढ़ा लहू बनकर दौड़ रही है। मित्रों, ये जब एक कवि रचता है, उसकी वो जो रवानी है, जिसको किस तरह से उस पूरे कल्चर के साथ उस मिथ को रचने की कोशिश करता है, उसको पहचानने की जरूरत है। सॉरी, एक मिनट पानी।
और उन तमाम सारी ताकतों को पहचानने की ज़रूरत है, उनसे लड़ने, उनको उनकी शिनाख्त करने की ज़रूरत है। और इसमें मदद करते हैं हमें राही मासूम रजा का पूरा लेखन इसमें मदद करता है, शिनाख्त करता है उनकी। और एक चीज़ बार बार जो राही जी की रचनाओं में मुझे नज़र आती है कि वो स्वाभिमान के साथ डंके की चोट पर निडर होकर इस चीज़ को लिखते हैं। मित्रों, निडरता बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब आप अपनी बातों को कहते हैं तो पूरी ठसक के साथ जब आप कहते हैं तो उसका असर दूर तक जाता है, जो राही जी के लेखन में नज़र आता है। राही जी जानते हैं कि ये जो तमाम सारी प्रतिगामी ताकतें हैं ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हम जब एक साथ जुड़कर मिलकर हम उस ज़मीन की तलाश करेंगे तब हमें वो चीज़ें कैसे नज़र आएंगी। लेकिन उस सुबह की तलाश में लगातार वो बेचैन रहे, लगातार उनकी वो बेचैनी कि जो बार बार उनको वो जो ज़मीन तलाश रहे थे, जो उस संस्कृति को तलाश रहे थे, उस पॉजिटिविटी को तलाश रहे थे, वो बार बार कहीं छूट रही थी उनके हाथों से। इसीलिए वो व्यंग भी करते हैं। मित्रों, उनका व्यंग कबीर से कैसे वो जोड़ते हैं उसको, और वो जो व्यंग करते हैं वो बड़ा धारदार व्यंग होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि मंदिर मस्जिद में आया है भक्ति का तूफान, ताने बाने की अनबन में कविता है हैरान, राम रहीम के इस झगड़े में तार तार है थान, कबीरा खेले आँख मिचौनी हिंदू मुस्लिम चोर, कहत कबीर सुनो भाई साधो दिया जले या तेल, सदियों पहले खेल गया ये मातृभूमि में खेल। मित्रों, इस तरह से व्यंग, जो सटीक व्यंग है उनकी कविताओं में जिस तरह से दरपेश हो दिखाई देता है। उन्होंने तुलसी पर लेख लिखा, उन्होंने जायसी के पद्मावत पर लेख लिखा, मीरा पर वह लिख रहे थे। वो गालिब और तुलसी को अपने पूर्वज कवि के रूप में याद करते हैं। और इस तरह से वो जो एक पूरा उस विरासत के साथ, जिसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको वो बार बार ये बताते हैं कि नहीं, यही तो बताना है कि तुम हमें क्यों बताओगे कि हम हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, हम तो अलग हैं ही नहीं, ये तो बार बार तुम बता रहे हो। इसी चीज़ को लेकर वो जीवन भर लड़ते रहे उन सारे ताकतों के खिलाफ, लेकिन वो बेचैनी जीवन भर उनके साथ बनी रही। सुबह के इंतज़ार की नाम की उनकी नज़्म है, उन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, अंत करूँगा अपने वक्तव्य का, कि कट गई रात मगर रात अभी बाकी है, हसरते दीद अभी जिंदा है, दिल धड़कता है अभी, शौक़ मुलाकात अभी जिंदा है, दिल के सहराए वफ़ा में गज़ालों का हुजूम, और इस चांद के प्याले से छलकती है मेरी प्यास अभी, ज़िंदगी आई नहीं रास अभी, सुबह से पहली मुलाकात अभी बाकी है, कट गई रात मगर रात अभी बाकी है। मित्रों, इस तरह आप देखें कि राही साहब के उस पूरे रचनात्मक व्यक्तित्व का एक कुछ कतरा मैंने आपके सामने रखा। राही साहब को बड़े कैनवस से पढ़ने की ज़रूरत है। एक ऐसा रचनाकार कि जो साहित्य कला के तमाम सारे माध्यमों में कैसे सफलतापूर्वक वो लिखते हैं। वो उपन्यास लिखते हैं तो उत्कृष्ट उपन्यास लिखते हैं, वो पटकथा लिखते हैं तो कैसे उत्कृष्टतम पटकथा वो लिखते हैं, वो गज़ल और शेर लिखते हैं तो महत्वपूर्ण कैसे पंक्तियों के साथ संवेदना को कुरे देते हैं। वो फिल्मों के बारे में बातचीत करते हैं तो उस तरह से कैसे कैनवस रचते हैं। इसके अलावा वो अपने रचनाओं में साहित्य में जो जनधर्मी चेतना है, जो जन संवेदना है, उसको महत्व देते हैं। वो बार बार उनके लिए वो भोला भाला इंसान, वो किसान, वो मजदूर, वो व्यक्ति जिसको जनता के नाम से लोग छल रहे हैं, जो भीड़ तंत्र का हिस्सा सिर्फ बना हुआ है, जिसको लोग भीड़ समझते हैं, उससे वो मोहब्बत करने वाला रचनाकार, उसकी चिंता करने वाला रचनाकार, जैसे घर का बुजुर्ग चिंता करता है, जो घर का सबसे भोला भाला बच्चा होता है, उसकी चिंता उसको बहुत रहती। बाहर वो जाता है तो बार बार वो चिंता करता है कि उसको ये दुनिया छल लेगी, ये दुनिया जो बड़ी चालाक है, बड़ी दुष्ट दुनिया है, उसको वो छल लेगी। वो जनता से मोहब्बत करने वाला शायर, रचनाकार, कथाकार, मित्रों, उसको बचाने की ज़रूरत है, उस संवेदना को पहचानने की ज़रूरत है, और उसी डंके की चोट पर प्रतिरोध की वो संस्कृति रचने की ज़रूरत है जैसा वो लिखते थे। क्योंकि खरी बातों को खरे अंदाज में ही कहना चाहिए,
ठीक उसी तरह कबीर के उन पदबंधों के साथ कि कबीर जब प्रेम पर बात करते हैं तो आटे की लोई की तरह करते हैं कि जिसको जितना पानी दे के मर दिए तो मुलायम होता जाता है। और वो जब वह व्यंग करते हैं तो उस तीर की तरह करते हैं जो सीने में सीधे चुभ जाता है। वही अंदाज है राही साहब का। राही साहब एक आज़ाद मर्द की तरह, एक आज़ाद ख्याल, एक लोकतांत्रिक चेतना का रचनाकार। आज मैं नमन करता हूँ उनकी स्मृतियों को और शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे ये बातचीत करने के लिए, मौका देने के लिए। मैं सबको हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। नमस्ते।